Hello students, welcome to another new session of class 7 geography under the topic of human environment interactions, tropical and subtropical environment। देखो, जब हम कह रहे हैं कि human environment interactions, तो इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मनुष्य है उसने जितनी भी चेंजेस किए हैं उसके आसपास तुम देखोगे कि जितने भी बड़े चेंजेस हुए हैं लगा के एग्रीकल्चर से और मॉडर्न डे में जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज है, एरोप्लेन है ना, इंटरनेट है, तो ये सारी चीजें कैसे हुई हैं? अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, अपना जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसी के आसपास तो करिए, उसी में कुछ चेंजेस करके करिए। ठीक, अब इस एनवायरनमेंट को हम समझते, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं इंटरनेट है, तो इंटरनेट तुम सबसे मॉडर्नाइज फॉर्म समझ सकते हो, है ना, टेक्नोलॉजी की। तो उसमें किसका यूज हो रहा है? उसमें भी इस क्लाइमेट का यूज हो रहा है। सैटेलाइट्स ऊपर भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स में सिग्नल्स भेजे जाते हैं, हो तो ये इसी एनवायरनमेंट में रहा है ना। या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वो कैसे यूज हो पा रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, तुम देख रहे हो। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई टेरेन का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर भाई प्लेन एरियाज हैं तो वहां पर रोडवेज सक्सेसफुल होंगी, वहां पर जो रेलवेज हैं वो सक्सेसफुल होंगी। लेकिन वहीं अगर माउंटेनियस रीजन्स है तो वहां पर हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल आएगी। कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब हम ये पा रहे हैं कि जो इमीडिएट टोपोग्राफी है या इमीडिएट क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट के जितने भी फिनोमिना है, फैक्टर्स हैं, वो इफेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों को। ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा उसको भी। फॉर एग्जांपल प्लेन एरियाज है, तो प्लेन एरिया में क्या होगा भाई? प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर। लेकिन प्लेन एरिया तो डेजर्ट भी है, तो क्या डेजर्ट में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्लेन एरिया में रेनफॉल भी होना चाहिए, ठीक है, और जब रेनफॉल होगा तो जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी। लेकिन डेजर्ट में रेनफॉल होता ही नहीं, पर प्लेन वो भी है। बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से मनुष्य क्या चीजें करने वाला है वो डिपेंड करता है कैसे? एनवायरनमेंट पर। तो अब एनवायरनमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर आता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द चलते हैं, एक चलता है वेदर, ठीक, और दूसरा चलता है क्लाइमेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लाइमेट एक लॉन्गर टाइम के लिए होता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, और वेदर क्या होता है? वेदर बहुत शॉर्ट फिनोमिनन होता है। जैसे समझते हैं आज बारिश होगी, ये क्या है? ये मैं वेदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज धूप निकली है, ये क्या है? ये वेदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। कल बारिश कैसी हुई थी, ये सब वेदर की बातें हो रही हैं। आज तूफान आया, ये सब वेदर की बातें हो रही हैं, ठीक है। वेदर मतलब हम आज ही कल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कश्मीर में आज क्या होगा, कल क्या होगा, अभी 5 मिनट बाद क्या होगा। हम कह रहे हैं ओवरऑल क्लाइमेट जनरली कैसा रहता है कश्मीर में। तो कुछ लोग कहेंगे यहां का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट है, यानी साल के 12 महीने मेजरली क्या होती है? ठंड होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां धूप ही नहीं निकलेगी, यहां कभी गर्मी ही नहीं लगेगी, यहां कभी बारिश ही नहीं होगी, है ना। पर लॉन्गर ड्यूरेशन में जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे दुनिया में कई तरीके के क्लाइमेट होते हैं, ठीक। उसमें से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के भी क्लाइमेट वेरी करते हैं। अब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है समझते हैं। ये अर्थ है, ग्लोब, ठीक। ग्लोब में हम देखते हैं कि बीचों बीच से एक लाइन गई है जिसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक लाइन गई है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पर भी एक लाइन गई है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब इस बात को समझते हैं कि ये जो इक्वेटर से लगा करके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का, और इधर इक्वेटर से लगा करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, दोनों ही तरफ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक ठीक। और इक्वेटर के आसपास की जो जगह है, ये जो लाइन गई है, इसके आसपास की जो हम कहें 10 डिग्री तक की जो जगह है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। बात समझ में आई? तो ये जो इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक तक की जगह है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल एरियाज। और इन ट्रॉपिक्स में भी जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्या?
सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक, ये चीजें तुम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, पहले लेक्चर्स में तुम्हें ये चीजें समझाई गई हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमें जो बातें समझनी है वो मेजरली हमको इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझनी है ना, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ी जगह है जो 0 डिग्री से लेकर के और 23.5 तक जाती है, दैट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन्स तक जाती है, बहुत सारी जगह है, उसमें इंडिया भी एक है। इंडिया के कुछ मेजर रीजन ये देखिए, यहां पर ये लाइन गुजरती है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है, तो भाई मिजोरम से, त्रिपुरा से, है ना, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, फिर हो गया राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका मणिपुर। तो इन जगहों से होकर के आपकी ये लाइन गुजर रही है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन के ऊपर जो जगहें हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो रीजन्स हैं इनको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हैं। ठीक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर जो रीजन्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हैं। ठीक, तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स थोड़ा इधर से भी शुरू हो जाता है ना, इतनी बात हमको अपने दिमाग में रख लेनी है। अब इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में 2 मेजर रिवर जा रही हैं। ये मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, ये जा रही है गंगा, ठीक है, ये गंगा, और यहां से आपकी जा रही है ब्रह्मपुत्रा। ठीक, ये दोनों नदियां मेजर रिवर्स हैं इस रीजन की, मेजर रिवर सिस्टम है। क्यों मेजर रिवर सिस्टम है, क्योंकि इन दोनों नदियों की वजह से यहां पर कुछ प्लेन एरिया का डेवलपमेंट होता है ना, और वो प्लेन एरिया किस नाम से जाने जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन नाम से। भारत में इनको नॉर्दर्न प्लेन बोला जाता है। नॉर्दर्न प्लेन क्यों, क्योंकि ये प्लेन एरियाज भारत के नॉर्दर्न हिस्से में है, या फिर हम इसको ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक, अब ये नॉर्दर्न प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन्स, और दूसरा पार्ट आता है जिसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। ये रीजन जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा रीजन ग्रीन क्यों दिख रहा है, ये गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है ये आपको प्लेन क्यों दिख रहा है, इस वजह से गंगा रिवर के आसपास का एरिया आपको ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, और चूंकि ये प्लेन एरिया है तो यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर ज्यादा सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि ये जगह प्लेन है ना, हालांकि प्लेन तो ये रीजन भी है, ये आप जो रीजन देख रहे हैं, ये इधर ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये भी प्लेन है, राजस्थान और गुजरात के आसपास का रीजन, पर ये ग्रीन नहीं है। ये ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, यहां पर एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बारिश कम होती है। ये रीजन प्लेन है, प्लस यहां पर बारिश हो रही है, प्लस बहुत सारी रिवर्स यहां से फ्लो कर रही हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जब रिवर्स यहां से फ्लो करेंगी तो यहां पर एल्यूवियल सॉइल इकट्ठा होगी। ठीक है, जो रिवर्स होती हैं ये अपने साथ खूब ज्यादा मात्रा में, जो माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स हैं, ये खूब ज्यादा मात्रा में एक तरीके की सॉइल लेकर के आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये क्या करती हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, और ये आ किसके साथ रही है, नदियों के साथ। तो क्या है भाई, एल्यूवियल सॉइल है प्लस रिवर भी है। एल्यूवियल सॉइल क्यों आ रही है, क्योंकि रिवर यहां से फ्लो कर रही है, प्लस रिवर क्या करेंगी, इरिगेशन में हेल्प करेंगी, सिंचाई में हेल्प करेंगी, है ना, जहां जहां से ये गुजरेंगी वहां पर इरिगेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस बारिश, रेनफॉल जो है ये अबंडेंट हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल और रिवर इरिगेशन में हेल्प कर रही है। एल्यूवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और प्लेन एरियाज का जो टेरेन होता है वो भी एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि एकदम प्लेन सरफेस है, तो टिलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टिलिंग हल चलाने में, जुताई करने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सरफेस जो है वो एकदम फ्लैट है। वहीं पे अगर माउंटेन रीजन होगा, ठीक है, तो यहां पर एग्रीकल्चर में बहुत दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि टिलिंग करने में दिक्कत हो रही है, हल चलाने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम देखते हैं कि माउंटेन्स पर एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। तुम कहोगे सर होता है, मैंने देखा, तो बेटा जो तुमने माउंटेन पर एग्रीकल्चर देखा होगा वो माउंटेन का स्लोप बहुत जेंटल होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, स्टीप स्लोप नहीं होते हैं, ऐसे स्टीप स्लोप, खड़े स्लोप नहीं होते हैं, ऐसे जेंटल स्लोप्स होते हैं। और यहां पर भी जो एग्रीकल्चर होता है ये टेरेस फार्मिंग के रूप में होता है ना,
और उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा प्लेन एरियाज में होता है। तो दो बातें हमारे ख्याल में आ गई हैं कि भाई ये जो ट्रॉपिकल रीजन है भारत के अंदर, नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम बोलते हैं, इसमें दो रिवर मेजरली फ्लो कर रही है, गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। ठीक, गंगा रिवर हम देख रहे हैं कि इस रीजन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र यहां कहीं फ्लो कर रही है। ठीक है, दोनों ही हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये हिमालयन रीजन के पार, ये हम देख रहे हैं यहां पर तिब्बतन प्लेटू है, ठीक, और तिब्बतन प्लेटू के पास से निकलती है और इसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत से फ्लो करके आती है और यहां से होते हुए यहां अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है। एकदम स्टीप टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, आप देखिए यहां से एकदम 90 डिग्री का टर्न लेती है और इंडिया में इंटर कर जाती है। जब ये इंडिया में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर वो यहां अरुणाचल प्रदेश में होते हुए आसाम के कुछ रीजन से होते हुए यहां मुड़ती है बांग्लादेश की तरफ, ठीक है, बंगाल के कुछ रीजन से होते हुए फिर यहां पर हम देखते हैं जाकर के यहां पे एक और रिवर से मिल जाती है। ये रिवर कौन सी है, देखिए यहां से आ रही है और यहां से कौन सी रिवर आ रही है, गंगा रिवर आ रही है। ठीक, तो यहां पर कहीं बांग्लादेश में जाकर के ये गंगा में मिलती है और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। इतनी बात हमने समझ ली, यानी कि ये दो अलग अलग रिवर सिस्टम हैं जो बाद में जाकर के एक दूसरे में कॉन्फ्लुएंस कर जाते हैं। ठीक, अच्छा, ब्रह्मपुत्र जिन रीजन से गुजरती है, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, फिर बांग्लादेश में एंटर करते हैं, उसी तरीके से जो गंगा रिवर है ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन रीजन से होते हुए कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र भी बहुत लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब चूंकि नदियां इतनी लंबी हैं तो दैट मीन्स कि इनका जो बेसिन एरिया होगा ये बहुत बड़ा होगा। ये क्या बता दिया सर आपने, बेसिन एरिया क्या होता है? देखो, एक नदी अकेले नहीं बहती है, जब ये नदी बह रही होगी तो आसपास से आकर के कई नदियां इसमें मर्ज करेंगी। ठीक है, कई नदियां इसमें मर्ज करती जाएंगी। हो सकता है कि ये आगे चल के इससे कुछ नदियां निकलें, बाहर की तरफ निकलें। ठीक है, कुछ नदियां अगर इसमें मर्ज कर रही हैं तो कुछ बाहर की तरफ भी निकल रही हैं। ठीक है, तो जब किसी रिवर से कोई नदी बाहर की तरफ निकलती है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट शब्द से बना है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना। ठीक है, तो जब कोई रिवर या कोई स्ट्रीम किसी रिवर से बाहर निकलती है तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि वो बट रही है, निकल जा रही है। और जब कोई रिवर आकर के या कोई स्ट्रीम आकर के किसी मेजर रिवर में मिल जा रही है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। बात समझ में आई? और ये ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी काफी हद तक नदियों के अंदर जो वाटर का वॉल्यूम होगा उसको भी निर्धारित करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब गंगा यहां से चली होगी तो इसमें पानी कम होगा और जैसे जैसे नदियां इसमें आकर के मिलती जा रही हैं इसका पानी बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो तीन बातें हमने समझ ली कि भाई डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है। अब रिवर बेसिन क्या है? जैसे ये रिवर गंगा जा रही थी, यहां पे आके कोई रिवर इसमें मिल गई, ठीक है, यहां से कोई रिवर निकल गई, यहां से कोई रिवर निकल गई, ठीक, फिर यहां पर कोई रिवर आकर के मिल गई और फिर जाकर के ये जहां भी जाना था वहां चली गई। तो ये जो पूरा रिवर का एरिया है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी प्लस ये जो मेन रिवर है जिसको हम गंगा बोल रहे हैं, ये पूरा रीजन हम क्या बोलेंगे, बेसिन एरिया बोला जाएगा। यानी ये पूरा रीजन जो ये नदियां ड्रेन कर रही हैं, जहां से इनका पानी होकर के गुजर रहा है, उस रीजन के आसपास का जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर बेसिन बोलेंगे, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं नदी अपवाह तंत्र। ठीक, ठीक है। अब रिवर बेसिन में सिर्फ ये रीजन नहीं आएंगे, ठीक है, कि जहां से पानी बह रहा है, इसके आसपास का जितना भी रीजन है। तो अगर गंगा रिवर बेसिन की बात करें तो आपको ये गंगा रिवर बहते हुए दिख रही है, ये यहां से निकली, ठीक है, गंगा रिवर यहां से निकली और ये बहती हुए जा रही है, यहां से जाके हम बे ऑफ बंगाल में मिलते देखेंगे। इस बीच इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही हैं इधर उधर से। तो ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, गंगा रिवर बेसिन। इसी तरीके से ये ब्रह्मपुत्र का पूरा रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र बेसिन। एक साथ इसको बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बात समझ में आया? अब फिर हम देखते हैं कि नदी यहां पर जाती है और यहां पर क्या है, ओशन है, ये ओशन है, ठीक है, ओशन। कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है।
इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पर जाकर के ये ओशन में मिल रही है नदी। तो ओशन में जब ये मिलती है नदी, तो जिस जगह पर ये ओशन से मिल रही है उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, या फिर नदी का मुहाना इसको बोलते हैं। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझ लिए, हमने डिस्ट्रीब्यूटरी समझ लिया, हमने ट्रिब्यूटरी समझ लिया, हमने माउथ ऑफ द रिवर समझ लिया है, हमने रिवर बेसिन समझ लिया, और अब हम शुरुआत कर सकते हैं इस चैप्टर की। ठीक, तो अब अगर हम जीवन को समझें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में, तो यहां जीवन कैसा है समझने की कोशिश करते हैं। ये रीजन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस पार 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। ठीक है, ये देखिए यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्यों? क्योंकि देखो ये 24 डिग्री तुम्हें दिख रहा है और ये 20 डिग्री दिख रहा है, इसके नीचे कहीं 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से शुरू होकर के कहीं और इस पूरे रीजन को जो कि 30 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं उसमें घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, है ना, ये जो नदियां आकर के मिल रही हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। इसी तरीके से आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम आप खुद से पता लगाइए। तो कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। दिहांग नाम से जब यहां पर एंटर कर रही है तो इसमें फिर दिबांग मिल रही है, लोहित मिल रही है, फिर सुबानसिरी मिल रही है, फिर मानस मिल रही है, तीस्ता मिल रही है, ठीक है, संकोश मिल रही है। ये सारी नदियां क्या हैं? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अच्छा अब एक शब्द आ रहा है यहां पर, ऑक्सबो लेक शब्द आ रहा है। ये आप मैप देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में आप कुछ देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि यहां से नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, और इस तरीके से गोल 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 घूमती हुई फ्लो कर रही है। तो होता क्या है, जब नदी ऐसे फ्लो करती है तो इसके आसपास क्या रीजन है? इसके आसपास रॉकी रीजन होता है ना, और यहां पर जो मिट्टी होती है, नदी जब ऐसे मुड़ती है तो क्या करती है कि इसके फ्लो में बहुत ज्यादा क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। तो उस वजह से वो एक तरफ से मिट्टी को क्या करती है, इरोड करती है, और दूसरी तरफ पे जाकर के मिट्टी को क्या करती है, डिपॉजिट करती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, इरोड होने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, तो उसको बोलते हैं इरोजन। फॉर एग्जांपल ये रिवर का पानी है, मेरा हाथ देखो, ठीक, और ये पत्थर है आसपास का जहां रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का चैनल है। अब जब पानी बहेगा ऐसे 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 करके, तो मान लेते हैं कि ऐसे बहा और यहां पर धक्का मारा, यहां पर टक्कर मारी, तो जब यहां पर टक्कर मारेंगे तो इस रॉक से छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूटेंगे और वो रिवर के साथ ही बह जाएंगे। फिर रिवर ऐसे आएगी, ठीक है, और फिर यहां से मुड़ेगी, तो जो सेडिमेंट्स यहां से बहे थे वो यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल जब रिवर्स ये जा रही थी तो आप देखिए कि इस साइड पर ये जो जगह बनी है, यहां से सेडिमेंट्स रिवर ने तोड़े, ठीक, और फिर रिवर जब ऐसे आई तो यहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए। ठीक, तो जिस साइड पर तोड़े जा रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं। जब रिवर गई यहां से सेडिमेंट्स टूटते हैं और उसी समय इधर डिपॉजिट होते हैं। ठीक, फिर आगे गई यहां से टूटते हैं, यहां पर डिपॉजिट होते हैं। तो इस वजह से क्या हो रही है कि ये देखो रिवर का साइज जो है ये चेंज होता जा रहा है। हुआ क्या, रिवर चली, यहां से इरोजन हुआ, ठीक, आगे गई और यहां पर डिपॉजिशन हो गया, यहां से फिर से सेडिमेंट्स टूटे, फिर रिवर आगे गई और यहां पर डिपॉजिट होगा। तो अब ज्यादा सेडिमेंट्स जैसे जैसे डिपॉजिट होते जा रहे हैं तो एक टाइम पर क्या आएगा कि ये जो नदी के मोड़ हैं ये क्या होंगे, आपस में मुड़ जाएंगे, क्योंकि नदी पहले ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर और ज्यादा मोड़ लेगी, फिर और ज्यादा मोड़ लेगी, फिर और ज्यादा मोड़ लेगी, फिर और लेगी, फिर ऐसे जुड़ जाएगी। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा रिवर से। ठीक, अब ये जुड़ती क्यों जा रही है? ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन की वजह से ये जो दोनों के बीच का स्पेस है ये कम होता जा रहा है। ठीक, और बाद में हम देखते हैं कि इतना हिस्सा नदी से टूट करके अलग हो जाता है और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। तो जो नदी ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, उसमें से इतना हिस्सा किनारे चला गया। क्यों? क्योंकि बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? और नदी सीधी चली गई है। तो ये जो रीजन रिवर से अलग हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं?
इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ऑक्सबो लेक बोल रहे हैं। ऑक्सबो लेक का एक लाइव एग्जांपल आपकी आंखों के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जब रिवर्स फ्लो करती हैं सारी रिवर्स, तो कई सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, उसमें से ऑक्सबो लेक भी एक है। और जिन रीजन से ये रिवर्स फ्लो करती हैं वहां पर जिस टाइप का क्लाइमेट होता है उसको हम बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, देखो बारिश होती है कब, जून से लेकर के सितंबर के महीने में, जून से सितंबर के महीने में बारिश होती है। अब ये मॉनसून होता क्या है ये तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। बारिश होती है, प्लस जो विंटर होते हैं वो ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं, और समर जो होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट होता है वो वेट रहता है, बहुत वेट रहता है, यानी एयर में ह्यूमिडिटी रहती है, वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से जून से और सितंबर के बीच में हैवी रेनफॉल होता है इन रीजन्स में, ठीक है। इन रेनफॉल की वजह से कई बार इन रिवर्स में फ्लड आ जाती है ना, जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी का, जान माल का नुकसान करती है। ये जो यहां पर जो माउंटेन एरियाज हैं, अब इन माउंटेनियस रीजन में क्या है, स्लोप जो है वो बहुत स्टीप है, यानी कि स्लोप कुछ इस तरीके से है। अब इन स्टीप स्लोप्स की वजह से होगा क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। कहीं कहीं माउंटेन में जेंटल स्लोप होता है, कहीं स्टीप स्लोप होता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि जहां से रिवर फ्लो करना शुरू कर रही है वहां के माउंटेन का स्लोप जो है वो स्टीप है, ठीक। और जिन जगहों पर ये रिवर इंटर कर रही है प्लेन एरियाज में, सेडिमेंट्स ला करके प्लेन एरिया बना रही है, वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि वहां एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लोगों की। ऐसा क्यों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।